बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं सर। हाँ जी सर। ये एक्सपेरिमेंट सर ने किया है, मुझे नहीं पता इन सर का नाम क्या है, बट बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट है और ये बहुत शानदार। इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस करने आए हैं आज। इनको बोलते हैं कि स्टैक्स ऑफ बॉल को एक साथ आप गिराओगे, सबसे ऊपर वाली जो बॉल होती है बहुत तेज ऊपर जाती है। बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट है। और सर एक मैं बात बता दूं आपको, न्यूटन की हालत खराब हो गई थी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। मतलब न्यूटन की एग्जैक्ट हालत, रीजन अभी भी नहीं दे पाए हैं, हाँ एग्जैक्ट रीजन अभी भी नहीं दे पाए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हालत खराब हुई न्यूटन की, चलो डिस्कस करते हैं। आ जाते हैं बोर्ड पर। तो भाई ये देखो, आपको नॉर्मल सी बात ये तो पता है, सर ने भी आपको वहां पर समझाई, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया उन्होंने, कि जब आप ऐसे स्टैक्स ऑफ बॉल्स को गिराते हो सर, जब ये गिरेगी ऐसे तो आपको पता है कि यहाँ पर कोलिजन होगा। यहाँ कोलिजन होगा तो ये बॉल यहाँ से टकराएगी और फिर ये टकराकर ऊपर जाने लगेगी। उस समय ये बॉल नीचे आ रही होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर भी एक कोलिजन होगा, फिर यहाँ पर भी एक कोलिजन होगा, फिर यहाँ पर भी कोलिजन होगा। तो मोटा माटा ऊपर से देखने पर मुझे ही ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मान लो कि सर ये यहाँ पर जब गिरी v वेलोसिटी से जा रही थी, तो यहाँ इलास्टिक कोलिजन मान के चल रहा हूं, तो ये वापस से v से जाएगी, v से जंप मारी होगी, बिकॉज इसका मास कम है। मास हम कम करते जा रहे हैं। तो इस ये जब ये भी v वेलोसिटी से आ रही थी, तो अभी जब दोबारा यहाँ कोलिजन होगा तो ये v से ज्यादा वेलोसिटी से जाएगी और फिर इसकी उस v से भी ज्यादा होगी और फिर इसकी उस v से भी ये v बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, ये इसमें आप सिंपली आप कोलिजन वाली इक्वेशंस लगा सकते हो, ठीक है। एक इक्वेशन लग जाएगी, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हैं, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो ये सर ने जो डेटा बताया है कि जैसे टक्कर की जस्ट बाद पहले इस वाली बॉल की ग्राउंड के साथ जब टक्कर होगी तो ये जस्ट v स्पीड से बाउंस करेगी, अगर v से अगर आई थी। फिर नेक्स्ट टाइम ये भी कुछ v स्पीड से आ रही थी, अब इन दोनों की टक्कर होगी। तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन और e की इक्वेशन लगाकर वापस से आप इसकी जस्ट आफ्टर कोलिजन स्पीड पता कर सकते थे। वही चीज सर ने बताई कि इसकी स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन से ज्यादा मिलती है, फिर इसकी और ज्यादा मिलती है और इसकी और ज्यादा मिलती है जब ये आपस में टकराते हैं और ये जब आपस में टकराते हैं। तो हमें सर इसके अंदर एयर ड्रैग नहीं कंसीडर करना है और इलास्टिक कोलिजन कराने हैं सारे। तो अब बेसिकली सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप समझने की कोशिश करना सर, बहुत अमेजिंग है। किसी ने न्यूटन क्रैडल्स का नाम सुना है? न्यूटन क्रैडल? यस सर, सभी बच्चों ने सुना होगा। वैसे नहीं सुना है तो आपने ये देखा होगा कि ऐसे बॉल्स लटकी होती है ऐसे। ये एक सर मतलब जैसे डेस्क पे रखने का एक शो पीस भी आजकल लोग ऑफिस में भी ऐसे करते हैं तो ठक ठक एक बॉल चलती रहती चलता है। रहता है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। तो न्यूटन क्रैडल में क्या इंपॉर्टेंट बात है? अच्छा सर ने जैसे डेटा की बात करी, तो जैसे मैं आपके लिए एक डेटा बताऊं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है सर, कि अगर ये m का मान लू मैं, ये m/2 का मान लू, m/4, ये m/4 का मान लू, ये m/8 का मान लू, ऐसे में करता चला जाऊं और इसको मैं 1 मीटर से अगर छोड़ू सर, 1 मीटर से इसको छोड़ू, तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते इसकी 4.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगर मैं छोटी यहाँ पर बॉल लेता हूँ इससे, तो जब मैं रखूंगा सारी वैल्यूज तो इसकी और ज्यादा आएगी, इसकी और ज्यादा आएगी। तो अगर ऐसी आपने 12-13 बॉल्स रख ली, तो जो सबसे ऊपर वाली बॉल होगी ना सर, इंटरेस्टिंगली वो एस्केप कर जाएगी, उसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ जाएगी। ऐसा रखते चले जाओ सर। ये तो बहुत जे एडवांस लाइक क्वेश्चन है। बिल्कुल। तो अगर जैसे नहीं तो एक किताब है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, पी से उसका नाम है, अगर आपने देखी हो। नहीं अभी एग्जैक्टली तो नहीं याद आ रहा। प्रिलेप्को नाम है उसका, प्रिलेप्को नाम है उसका। उस किताब के अंदर आप देखोगे एक सवाल है कि भाई कितनी बॉल्स हम रख दें जिससे कि जो सबसे टॉप वाली बॉल है वो एस्केप वेलोसिटी अच्छा ये क्वेश्चन पार कर जाए। एक्चुअली इस क्वेश्चन को हमारे यहाँ जो फिजिक्स की क्लासेस चलती हैं उसमें एनिमेशन ने करा रखा है। अच्छा, तो जो है वो एस्केप वेलोसिटी से ऊपर हो जाएगी। जैसे यार मैं नॉर्मल डेटा मैंने लिया था सर, इसमें मासेस मैंने थोड़ा अलग लिए थे। तो मैंने जब किया था तो यहाँ पर इसकी सेकंड वाली आती थी 13.2 मीटर पर सेकंड। और फिर मैंने हाइट भी निकाली, तो छठी जो बॉल थी सर, छठी जो बॉल थी 3800 मीटर तक जाती थी वो हाइट में। ये माउंट एवरेस्ट की आधी हो गई। तो लोगों को ऐसा, जैसे ये सवाल मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा कि फिर हम इतना नासा क्यों कर रहे हैं? हमें अगर कोई चीज दूसरे प्लैनेट पे भेज रहा है, बहुत बढ़िया करनी तो बॉलें रखो और निकाल दो। तो यही जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करते हैं आओ बच्चों, कि न्यूटन को क्या दिक्कत आई इसमें। तो पता है इसमें प्रॉब्लम क्या थी? कि जब ये बॉल नीचे गिरेगी तो कौन से कोलिजन्स पहले या बाद में होंगे इसका पता नहीं चलता है। मतलब कि ये जब नीचे आके टकराएगी तो ये एक कोलिजन होगा, फिर ये दूसरा मानेंगे अपन, ये तीसरा मानेंगे, अलग अलग कोलिजन्स हो रहे हैं। जबकि हम जो है
हम जो है श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि पहले कौन से कोलिजन हो रहे बाद में कौन से हो रहे हैं। क्या इसके पीछे इसको सॉल्व करने के लिए कोई चीज है हमारे पास? बिल्कुल है। तो इस प्रॉब्लम को सर थोड़ा मैं अलग तरीके से जो है आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? आपको नॉर्मल कोलिजन के क्वेश्चंस तो पता होंगे। तो मैंने मान लिया कि भाई मास m और सारे इलास्टिक कोलिजन हो रहे हैं। m की जो है ये 3 बॉल्स है और ये v वेलोसिटी से चल रही है सर, इनसे आके टकराएगी। अब यहां पर 2 केस बन सकते हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में डिफरेंस क्या है अभी बताते हैं। ये पिंक वाली बॉल आएगी, इन 2 रखी हुई बॉल से टकराएगी, तो ऐसा हो सकता है कि आगे वाली बॉल आगे निकल जाए। तो 2 केस बनेंगे कि एक केस तो ये है कि सर ये वाली बॉल v से चलने लगे, हाँ ठीक है, ऐसा कोलिजन हो ये जाके टकराए टक और ये दोनों साथ में रुक जाए, रेस्ट पर आ जाए, ये रेस्ट पर आ जाए और ये वाली बॉल चलने लगे। ठीक है। क्या मैं इलास्टिक कोलिजन से ये कह सकता हूँ कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल हो रहा है इस केस के अंदर? नहीं, हाँ वैसे भी सिस्टम मान के एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है इनिशियल, क्या काइनेटिक एनर्जी ये हमने पढ़ा है, ये तो इलास्टिक कोलिजन की यही एक डेफिनेशन ये भी होती है। कोलिजन कब मानते हैं अपन? एनर्जी का लॉसेस नहीं होता है। कर सके बेसिकली अपन, ठीक है, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व कर लिया अपन ने और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर ली। अच्छा, इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग केस है कि भाई जैसे जब ये अगर हो सकता है दोनों चली जाए 2v/3 से, ये वाली पिंक वाली वापस हो जाए, पीछे लौट जाए v/3 से। और तो यहाँ पर बेटा सर ने वही यहाँ पर भी डायरेक्टली मोमेंटम कंजर्व करा दिया है। जैसा कि अगर मैं तीनों को सिस्टम मान लूंगा तो हमें पता है इनके बीच के लगने वाले जो इंपल्सिव फोर्सेस होंगे वो इंटरनल हो जाएंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स 0, जिस वजह से मोमेंटम कंजर्व है। बट इलास्टिक कोलिजन में हमें पता है कि जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन मैकेनिकल एनर्जी का लॉसेस नहीं हम कंसीडर करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनर्जी को भी सर कंजर्व करा रहे हैं। लेकिन सर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है सर कि ये जो केस है जब ऐसे टकराई, हाँ जी, तो ये भी हो सकता है। हाँ, इसमें भी दोनों इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी हम कंजर्व कर पा रहे हैं, इसमें भी मोमेंटम। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, आपने ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता चलेगा एग्जैक्टली ये मेरा क्वेश्चन होने वाला था, आपने खुद ही बता दिया। वही मैं पूछने वाला था, आपको बच्चे को कैसे सपना आएगा कि ये हो रहा है कि ये हो रहा है? तो इसको बताइए। की हालत खराब हो गई सर। अच्छा, बच्चों को कैसे पता होगा न्यूटन साहब की हालत खराब हो गई? ये प्रॉब्लम थी कि भाई हमें नहीं पता चलेगा कि ये वाला हो जाएगा केस कि ये वाला, क्योंकि कंडीशन तो दोनों फुलफिल कर रहे हैं। हाँ। तो न्यूटन ने इसमें जो कंक्लूजन था उसका ये था कि अगर बॉल्स के बीच में कोई नॉर्मल फोर्स नहीं है, ऑलरेडी जैसे यहाँ पर जैसे ये 2 बॉल ऑलरेडी रखी हुई हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा है, और एक केस जिसमें नॉर्मल रिएक्शन पहले से है, वो आपस में कांटेक्ट में है। हाँ जी, जिनमें है तो वो तो सर क्या करेंगी, वो तो जो है उनको एक बॉडी मानकर चलेंगी, ठीक है, जो पहले से जिनमें पहले से नॉर्मल लग रहा है, ओके, ठीक है, तो वो एक ही। और अगर नहीं लग रहा है तो हमें एक एक करके कोलिजन कराने पड़ेंगे, जो न्यूटन क्रैडल्स में आप देखते हो होते हैं। अच्छा, तो शायद आई थिंक इसमें भी यही हो रहा है कि पहले इन दोनों का कोलिजन हुआ, हाँ, फिर ये जंप मार के ऊपर गई, फिर इन दोनों का हुआ, हाँ, इनके बीच में कोई इंटरनल फोर्स नहीं है। अच्छा, ठीक, जैसे मैंने सर को बोला, जैसे सर और मैं डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा इनके बीच में एक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, पर वो बहुत छोटा है यार, उसको नहीं कंसीडर करेंगे भाई, एक दूसरे को ग्रेविटी से अट्रैक्ट करते हैं, वो नहीं, एक्चुअली वो तो नेग्लेक्ट करके चलते हैं, नॉर्मल फोर्स नहीं है। हाँ, मतलब तो हम क्या करेंगे, एक एक करके कराएंगे। ठीक है सर, आगे आप कंटिन्यू कीजिए। तो बेसिकली जो हम ई से जब कोलिजन हम पढ़ते हैं, E इक्वल्स टू 1 पे जो केसेस करते हैं, वो हमें प्रोबेबिलिटी बताता है कि ऐसा होने की ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। बेसिकली एग्जैक्ट जो है रिजल्ट, तो जैसे एनएमएस सर की भाषा में बोले, किसी के पिताजी को नहीं पता एक्चुअली कि ये होगा कि ये एक्चुअली जो सर बोलना चाह रहे हैं, जब हम नॉर्मल क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कोलिजन के, उसमें जनरली हम इलास्टिक कोलिजन में, एक तो ये इक्वेशन तो हर कोलिजन के लिए वैलिड है और ये इलास्टिक कोलिजन के लिए वैलिड है। जब हम ये 2 इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उससे हमें एग्जैक्ट आंसर का पता नहीं लगता है कि जस्ट आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज क्या होने वाली हैं, एक मोस्ट प्रोबेबल आंसर दे रहे होते हैं अकॉर्डिंग, यही न्यूटन साहब ने बोला था। बिल्कुल। तो आई होप आपको इस चीज से बहुत मजा आया होगा जो हमने असाइनमेंट उठाया। तो बस इतना ही है सर, बाय रहेगा, चलो बाय।